ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा में, जिसको हम बुलिमिया भी कहते हैं, characterized by binge eating, is an eating disorder followed by purging. अब हम देखते हैं binge eating. binge of food क्या होता है? refers to eating, वो समझते हैं कि वो एक क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड लेते हैं शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, उसको binge eating कहते हैं. refers to a eating a large amount of food in a short period of time. Purging या purging क्या है? refers to the attempts, यानी कि वो एक दफा खा लेते हैं, फिर उनको होता है कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है, फिर वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं. ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, या कोई ऐसी लैक्सेटिव लेते हैं कि थ्रू जब आपको कहते हैं थ्रू लूज मोशन के जरिए वो सारा कुछ कहते हैं कि हमारा स्टूल जो है वो पास आउट हो जाए, जो फूड है वो इस तरह से वो करते हैं. ठीक है, तो purging refers to the attempts to get rid of food consumed. जो उन्होंने ली है, जो उन्होंने फूड लिया है, वो उसको गेट रिड करना चाहते हैं. तो उससे वो क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं इस चीज को? वो तो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं, खुद से अटेम्प्ट करते हैं वॉमिटिंग को, या कोई ऐसी लेक्सेटिव्स लेते हैं. लेक्सेटिव्स क्या करती हैं? लेक्सेटिव्स किसे कहते हैं? वो मेडिसिन या वो सब्सटेंसेस दैट लूजन द स्टूल और स्टिमुलेट बाउल मूवमेंट. ठीक है, कि वो उनकी थ्रू बाउल के जरिए या स्टूल के जरिए वो पास आउट हो जाए. ठीक है, तो बुलिमिया नर्वोसा में दो टर्म्स हैं, ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर्स है. कैरेक्टराइज्ड बाय बिंज ईटिंग is an eating disorder followed by purging. Binge eating refers to the eating a large amount of food in a short amount of time. Purging कहते हैं कि attempts to get rid of the food consumed. ठीक है, और इसमें आपको मैंने बताया कि इसमें वो क्या करते हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं, या फिर वो ऐसे लेक्सेटिव्स या मेडिसिन लेते हैं जो उसकी स्टूल के थ्रू क्या हो जाए, वो पास आउट हो जाए. ठीक है, हमने पढ़ा था मेनोरिया, एमेनोरिया यानी कि मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस. ठीक है, एक कंपोनेंट हमने पढ़ा है ईटिंग डिसऑर्डर्स, दूसरा हमने क्या पढ़ा है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस या एमेनोरिया. ठीक है, इसमें दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया या सेकेंडरी एमेनोरिया. प्राइमरी एमेनोरिया जेनेटिक होता है या कोई भी एनाटॉमिक कंडीशंस यंग फीमेल में के that never develop, या तो वो डेवलप ही नहीं करते menstrual periods को और वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते. ठीक है, या सेकेंडरी एमेनोरिया ये होता है कि 6 मंथ्स में 6 मंथ्स तक एब्सेंस होते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके बाद एक दफा कोई आपको मेंस, यानी कि दोनों में आपको मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं. अब देखते क्या लिखा हुआ है. प्राइमरी एमेनोरिया इज टिपिकली रिजल्ट ऑफ अ जेनेटिक or anatomic condition in young females that never develop menstrual periods by age 16. Normally age 16 में develop हो जाते हैं, that never develop and is not pregnant. Secondary amenorrhea defined as the absence of menstruation for 6 months in those women who have previously menstruated. यानी कि एक दफा हुआ उसको, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद गैप के बाद हुआ. ये दोनों में क्या होता है, या तो हमने पढ़ा ना डिलेड मेनार्ची, या डिलेड मेनार्ची यानी कि हुआ ही नहीं, अर्ली ऑनसेट जो होता है डिलेड होता है, या फिर क्या होता है कि इस तरह से मैसेज के एक दफा हुआ 6 मंथ्स के गैप आ गया और फिर इस तरह से. ठीक है, थर्ड हमने कौन से वाला पढ़ा था, ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है, तीसरा हमने कंपोनेंट जो पढ़ा था वो फीमेल एथलीट ट्रायड में पढ़ा था, ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस में हमने क्या पढ़ा है कि इसमें डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी होती है. ऐसी बात है ना, डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी होती है, फ्रैक्चर्स कॉमनली इसमें अकर. अब डिस्फंक्शन, अब क्या कहते हैं, इन तीनों कंपोनेंट्स में किसी भी कंपोनेंट के डिस्फंक्शन की वजह एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है. डिस्फंक्शन इन एनी ऑफ the component can lead to the dysfunction of other components. 3 components पढ़े हैं ना. लो एनर्जी अवेलेबिलिटी, जिसे हमने कहा एनर्जी डेफिसिट पढ़ा है, जिसमें हमने ईटिंग डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, कैन अकर विद और विदाउट फॉर्मल ईटिंग डिसऑर्डर.
may be due to the abnormal eating behavior such as dietary restriction, binge eating, purging, ये सारा जो हमने पढ़ा है, और failure increase dietary intake to match training needs। ये जो ज्यादातर एथलेटिक वुमेन होती है ना, इनमें ये ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। उनको एक होता है कि मैं ये ज्यादा इंटेक कर लूंगी तो मेरा वेट गेन हो जाएगा, समथिंग लाइक, ठीक है। दूसरा हम अब देखते हैं कि इनकी आपस में एसोसिएशन क्या है। इन कंपोनेंट्स की, जो हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, इनकी आपस में एसोसिएशन क्या है, अब देखते हैं। अब नीचे वाला लिखा कि अब देखते हैं किन 2 रिलेशनशिप को देख रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन डिसऑर्डर्ड ईटिंग एंड एमेनोरिया यानी मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, इन दोनों का आपस में क्या एसोसिएशन है, ठीक है। यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन डिसऑर्डर्ड ईटिंग एंड एमेनोरिया, इन दोनों का आपस में क्या एसोसिएशन। ये जो आपको 3 लिखे में नजर आ रहे हैं ना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को LH भी बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को FSH भी बोलते हैं। अगर इन तीनों हार्मोन में की डेफिशिएंसी हो जाए या ये इनका कोई भी किसी की वजह से भी ये इनका रिलीज नहीं हो रहा, तो इससे क्या होती है, जो ओवरी होती है उसकी स्टिमुलेशन शट डाउन हो जाती है, ठीक है। इन तीनों हार्मोन्स की आगे बताती हूँ, इन हार्मोन्स की डेफिनेशन भी मैंने आगे लिखी हुई है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर इन तीनों हार्मोन्स में से किसी भी हार्मोन का कोई भी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन तीनों की डेफिशिएंसी की वजह से ओवरी शट डाउन, ओवरी की जो स्टिमुलेशन है वो शट डाउन हो जाती है, और उससे आगे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। गोनेडोट्रोपिन, जैसे हमने कहा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं, ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी यानी ब्रेन में जो होता है वहां से रिलीज होते हैं, which acts on the gonads। gonads किसे कहते हैं, फीमेल में ओवरीज होती हैं और मेल में टेस्टिस होती हैं, ठीक है। और ये तमाम इंपॉर्टेंट किसके लिए, ये सेक्स हार्मोन्स के लिए। इन दोनों, ये जो गोनेड्स हैं, टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन्स, और ये स्टिमुलेट करते हैं स्पर्म को या एग को, इन स्पर्म इन मेल और ओवा या एग इन फीमेल, ठीक है। ये जो आगे हमने पढ़ा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH एंड LH, ये मेन गोनेडोट्रोपिन्स हैं, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन ये मेन सेक्स हार्मोन्स हैं, ठीक है। What is the relationship between osteoporosis and amenorrhea? अभी तक हमने पढ़ा what is the relationship between disordered eating and amenorrhea, फिर हमने पढ़ना है relationship between osteoporosis and amenorrhea, ठीक है। The link between cessation of periods and osteoporosis is estrogen deficiency, which increases the bone resorption। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। The link between the cessation of menses या periods and osteoporosis क्या है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है। जब एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज करती है बोन रिसॉर्प्शन। Estrogen deficiency result from disordered eating is also likely to independently contribute to the altered bone metabolism और उसकी वजह से reduced bone density। अब इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि उसकी टी स्कोरिंग करे, बोन मिनरल डेंसिटी डिटेक्ट करे, ठीक है, उनका टेस्ट करना है, ठीक है। इट इज इजियर, अगर आप डिटेक्शन करवा लेते हैं तो इट इज इजियर टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। प्रिवेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोपोरोसिस में देन उसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया कि ऑस्टियोपोरोसिस के केस में प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट। फिर हम उसकी प्रिवेंशन में क्या करा सकते हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, पहले भी आपको बताया, ठीक है। अब प्रिवेंशन में उसने क्या कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन द ट्रीटमेंट एंड एविडेंस सजेस्ट दैट मैक्सिमाइजिंग बोन डेंसिटी इन अर्ली एंड मिडिल लाइफ helps to reduce the risk of osteoporosis in later life।
स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस हमने पहले कल पढ़ा कि ऑप्टिमाइजेशन करें बोन मैस की एडल्टहुड और एडोलेसेंस में, अल्कोहल इंटेक को लिमिट कर दें, हाई कैल्शियम इंटेक वाले फूड लें, रेगुलर वेट बेयरिंग एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, ठीक है, मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट, ओवरवेट मत हो, कैल्शियम और विटामिन डी लें, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग को क्विट करें, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपने इस चीज को देखना है। समझ आ गई सबको?